नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक उपाध्याय 10 पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की। तो आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले बात करें संविधान। तो संविधान को अगर हम ब्रेक करें तो ये दो शब्दों में टूटेगा, सम प्लस विधान। ठीक है, सम प्लस विधान। तो सम का मतलब होता है समान या सभी के लिए। ठीक है, विधान मतलब कानून। तो किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। वर्तमान समय में विभिन्न राष्ट्रों के अलग अलग संविधान हैं, किसी के मौखिक हैं तो किसी के लिखित रूप से। तो आज हम बात करेंगे अपने संविधान की। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं मैं। तो देखिए, संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है 24 मार्च 1946 से। 24 मार्च 1946 से। ज़्यादा इतिहास में नहीं जा रहा, आपके अतीत में नहीं जा रहा। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आता है। ठीक है, कौन आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। अच्छा, कैबिनेट मिशन क्यों आया? कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, किस तरीके से उसमें नियम कायदे कानून होने चाहिए जिससे कि भारत आगे भारत जो चल सके। तो इसलिए कैबिनेट मिशन भारत आता है, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में आता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसी के इसी की जो हमका सुझाव थे या इसके जो संस्तुतियाँ थीं, उनके आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है। कब होता है? जुलाई 1946। इसी की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो याद क्या रखना है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। दूसरी बात, किसकी अध्यक्षता में आया? लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस की अध्यक्षता में आया। और जुलाई 1946 में संविधान सभा की गठन हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई। तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि इसका कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। ठीक है, संविधान सभा की जो गठन हुआ था, गठन होने के बाद जो पहली बैठक हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब हम बात करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। 11 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा एक बात और, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसी में इस संविधान सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक प्रश्न ये बनता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर पूछ ले संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा अब ये जो बैठक हुई थी वो हुई कहाँ थी? वो हुई थी नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी। और कहाँ हुई थी न्यू दिल्ली में? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली में हुई थी और काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब बात करते हैं 13 दिसंबर। अब देखो इसमें कुछ डेट और दे रखी हैं, जैसे एक डेट दे रखी है 13 दिसंबर 1946।
इसमें क्या हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। क्या दिया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव देने का मतलब क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव देने का मतलब ये था कि जो संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। और तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, और इसी के साथ ही जब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया, इसी के साथ ही संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। संविधान सभा की जो कार्यवाही है वो उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही प्रारंभ। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया? तो ये दिया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। और इसको स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया और तुरंत ही उसको स्वीकार कर लिया गया कि साहब तुम सही बात कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और इसके साथ, इसको स्वीकार करने के साथ ही अनेक समितियां बनाई गई, जैसे वार्ता समिति, प्रारूप समिति आदि, ठीक है। तो सबसे पहली बात, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, ठीक है। और इसमें सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो 9 दिसंबर वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होती। अच्छा, और हम बात करें, अच्छा, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, अब हम बात करें तो इसमें जो प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी। कितनी निश्चित की गई थी? 389 सदस्य निश्चित किए गए थे कि जो संविधान निर्माण करने वाली जो सभा है उसमें 389 सदस्य होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो संविधान का जो प्रारूप है वो बी एन राव ने तैयार किया था, ठीक है। बताया था, इन्होंने ही बताया था कि संविधान का जो प्रारूप है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप कैसा हो, किस प्रकार का हो, ये किसने बताया? बी.एन. राव ने। ये प्रारूप उन्होंने दिया, लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनका चुनाव बंगाल से हुआ था। कहाँ से? बंगाल से इनका चुनाव, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। अब राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ये कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, और पहले अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को ये चुने गए थे। बी.एन. राव ने क्या दिया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब ये पूछा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आपको पता है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। मैंने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन कहे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी कह दे तो स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के तो राजेंद्र प्रसाद। बी.एन. राव ने क्या किया था? संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इनका चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। ये 3 प्रश्न हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए, तो चौथा प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी.एन. राव कौन थे? इन्होंने जो संविधान का प्रारूप है वो इन्होंने तैयार किया था। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। और ध्यान रखना ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब अगली बात आती है कि प्रारंभ में संविधान में कुल कितने सदस्य थे? यहाँ संविधान नहीं, संविधान सभा होगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो अभी मैंने बताया था प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, 389 निश्चित की गई थी। अब कैसे की गई थी देखिए,
300 जो नवासी निश्चित की गई थी उसमें मैं बात करूं, 389 में मैं बात कर लेता हूं, तो 389 थे, उसमें तो 292 की बात करें, 292, तो ये तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। ये 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। और 4 क्या थे, ये 4 नीचे जो 4 लिखा है ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। और जो 93 हैं, 93 वो क्या थे, वो देसी रियासतों के, ठीक है, वो देसी देसी रियासतों के। ये देखो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के। ये किसके थे, ये ब्रिटिश प्रांतों के, ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों के। ये किसके थे, ये देसी रियासतों के, ठीक है, देसी रियासतों के। तो इस प्रकार संविधान सभा में प्रारंभ में कुल मिला के 389 सदस्य थे, यानी 389 सदस्य थे। अच्छा, अब आगे बात करिए। अगला प्रश्न है छठवां कि संविधान को कब स्वीकार किया गया। तो इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अच्छा, इसको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था तैयार होने में। जो संविधान हमारा जो बना है, देश का जो संविधान है, इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। अच्छा, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1978 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो संपत्ति का अधिकार था, किसका, संपत्ति का, जो ये पहले मूल अधिकार था, इसको यहाँ से हटाकर कानूनी अधिकारों में रखा गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और 73वें में क्या हुआ था, 73वां संविधान संशोधन जो आया था वो हुआ था आपका 1993 में, ठीक है। और इसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे कार्य करने के लिए। और 74वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, इसमें शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय हुआ करते थे, शहरी क्षेत्र के, इनको कार्य करने के लिए अधिकार दिए गए थे। अब आगे हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। तो 9वां प्रश्न क्या है, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका से, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है अमेरिका से, मौलिक अधिकार के साथ साथ अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि अब इसके बाद हम बात करें संविधान की सर्वोच्चता। इसके बाद जो लिया गया है अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, और क्या लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। अब चलिए हम बात करते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता। और क्या क्या लिया है, इससे लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से हमने ली है। और क्या लिया है, एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, और एक ली है हमने विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो संसदात्मक शासन प्रणाली ली है ब्रिटेन से, और विधि निर्माण प्रक्रिया, और क्या लिया है हमने, एकल नागरिकता, ठीक है।
ये सब ब्रिटेन से लिए हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिए हैं संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया और एकल नागरिकता। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। दूसरा आपका लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और क्या लिया गया है? और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य कला, साहित्य, मनोरंजन आदि के क्षेत्र से जो नियुक्त किए जाते हैं, वो आयरलैंड से ही लिया गया है, उसका प्रावधान। अब अगला क्या है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अब बात आती है मौलिक कर्तव्य की। तो एक बात बताइए कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? क्या किसी को पता है मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से। ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, आपातकाल के, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी। आपातकाल को कहते हैं इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ठीक है, ये जर्मनी से है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। जापान से क्या है? जापान से, तो जापान से लिया गया है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया है। ठीक है। तो रूस से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, और साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, और जापान से विधि स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, अब अगर आगे हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है? तो ये कौन सी अनुसूची में क्या है, इसके लिए हम एक ट्रिक याद कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम, ये ट्रिक याद कर लें आप, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इससे क्या है कि आपको जो जितनी भी अनुसूचियां हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। अब कैसे, देखिए, टीयर्स मतलब टेरिटरी। टेरिटरी मतलब का मतलब होता है इसमें भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित हैं। ठीक है, ये इन सब के बारे में हमें जो सूचना मिलेगी वो पहली अनुसूची में मिलेगी। दूसरी में क्या है? इमोलूमेंट। इमोलूमेंट क्या होता है? वेतन भत्ते आदि। ठीक है, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और या जो आपका राज्यसभा का सभापति, उपसभापति है, न्यायाधीश है, इनके जो वेतन भत्ते, पेंशन है, इनके बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। टीयर्स। अब ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद आएगा अफर्मेशन, शपथ। शपथ, अफर्मेशन मतलब शपथ। शपथ के बारे में जो विभिन्न जो अधिकारी हैं जिनके बारे में भी बता रहा था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये शपथ जो है वो कौन सी अनुसूची में बताई गई है इनकी? वो तीसरी अनुसूची में। और आर का मतलब है, आर के बारे में बात करें तो आर से मतलब आएगा जो राज्यसभा है विभिन्न राज्यों का, उसमें आर से मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस प्रकार है, उसके बारे में आर से। अच्छा, एस क्या है? एस, एस में जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, अनुसूचित जाति या जनजाति, उनके प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। और छठवीं में क्या है? छठवीं, तो यहाँ ओ से याद करेंगे। छठवीं में अदर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो अन्य जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में। ऑफ का मतलब, एफ का मतलब फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है आपके केंद्र एवं शक्तियों के बीच बंटवारा किस प्रकार होगा, केंद्र एवं शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, तो ये होगा आपकी 7वीं अनुसूची में। ठीक है। और ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो आपकी भाषाएं हैं उनके बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी 8वीं अनुसूची में बताया गया, 8वीं अनुसूची है। एल, एल, ठीक है, एल क्या है आपका? एल के मतलब लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के बारे में जो बताया गया है वो आपका 9वीं अनुसूची में। और डी जो 10वीं अनुसूची है, डी यहाँ दल बदल से संबंधित है।
पी पंचायत से है और ये एम म्यूनिसिपैलिटी यानी कि आपके शहरी प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। तो हम बात करें तो जैसे अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए अब कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र एवं राज्यों के शक्तियों का विभाजन जो बताया गया है वो फेडरलिज्म यानी कि 7वीं अनुसूची में बताया गया। कौन सी अनुसूची में? 7वीं में। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची बताया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो हमें बताया गया है वो 5वीं अनुसूची। ठीक है, SS मतलब यहाँ क्या है, SC ST जो है इनके प्रशासन के बारे में हमें 5वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इसका आंसर 5वीं होगा और इसका आंसर 7वीं होगा। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। 8 बाद में और बढ़ा दी गई, तो वर्तमान में कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिंधी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सिंधी को, तो सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से? 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है 11वीं अनुसूची। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।